वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की बात करेंगे, क्योंकि सभी को पता है सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है तो प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर सीडीपी बाल विकास की अगर बात करते हैं तो सीटेट प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। ओल्ड पेपर है 2019 का है। सीडीपी बाल विकास का यहाँ पे पेपर करेंगे। सिलेक्शन चाहना है 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है, तो सीडीपी के 30 नंबर भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। इसके पहले भी प्रीवियस पेपर जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। तो सारे पेपर्स जो है आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, विद डिटेल के साथ मिलेंगे। तो सीटेट का प्राइमरी लेवल का दिसंबर 2019 का बाल विकास सीडीपी का हम सॉल्व पेपर करने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न रहेगा, आप लोगों की स्क्रीन पर है। और पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखिए, सीडीपी की बेस्ट तैयारी करना है तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स से करेंगे, और अंत में हमें भी बताइए कि 30 में से आप लोगों ने इस प्रीवियस ईयर पेपर के कितने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया, आंसर आपने कितने सही किए, ये आपको अब कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर को सोचिए और कमेंट कीजिए, इसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए। तो भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। जी हाँ, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चा जो है लगभग दोस्तों एक दिन में 25 से लेके 50 शब्दों तक जो है सीख सकता है। जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो है कितने शब्दों को सीखता है? तो एक दिन में दोस्तों 25 से लेके 50 शब्द जो है बच्चा सीख पाता है। सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बच्चों को शुद्ध सही तरीके से सिखाते हैं भाषा के दृष्टि से, बच्चा यहीं से सीखता है कि कैसे कितना अच्छा तरीके से वह पढ़ पाता है। अगला दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था की बात करेंगे। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, और वह अवस्था हमारी कहलाती सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के टोटल जो अवस्थाओं की बात करें, टोटल 6 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक जो है आपके दो अवस्थाओं को एक साथ रखकर जो है 3 स्तरों में बांटा गया है। 6 अवस्थाओं में से पहली अवस्था होती है प्री कन्वेंशन स्तर होता है, जिसमें पहला होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा होता है अहंकार। आज्ञा दंड की अवस्था है या अहंकार है तो प्री कन्वेंशनल स्तर पे करना है। दूसरा आपका होता है लॉरेंस कोहल वर्ग का कन्वेंशनल स्तर, जिसमें एक पहला आता है प्रशंसा की अवस्था। अगर प्रशंसा की कहीं ना कहीं बात की जा रही है तो वह हमारी लॉरेंस कोहल वर्ग की जो आपकी द्वितीय कन्वेंशनल स्तर इसमें आता है। और प्रशंसा के बाद दूसरा आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जहाँ पे टॉपिक आए या शब्द दोहराया जाए कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है तो कन्वेंशनल स्तर करना है। और तीसरा आपका कहलाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। इसमें पहला आता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और चौथा होता है विवेक की अवस्था। तो ये लॉरेंस कोहल वर्ग की 6 अवस्थाएं हैं जो दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो जहाँ पे लड़का लड़की की तुलना की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं उसका राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है? जेंडर पक्षपात की बात करते हैं। तो नो डाउट सभी लोग ये जान चुके होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती? देखिए समझिएगा, बच्चों में जो जेंडर रूढ़वादिता है, जेंडर की जो भूमिका है उसके अनुरूपता को कम करना है तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली हो सकती है? इसके लिए दोस्तों पद्धति हमारी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, क्योंकि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए कक्षा में इस विषय पर परिचर्चा करने से क्या होता है? बच्चों को समाज में जो फैली भ्रांतियां हैं
उसे अस्वीकार कर सभी के प्रति सम्मान दृष्टिकोण विकसित करने की आसानी हो सकती है। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे बेहतर ऑप्शंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देते हैं। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक बच्चों को ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासा, अब देखिए यहाँ पे आप देखना, ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु जहाँ भी आप देखेगा, किसी भी प्रश्न पर देखेगा, आपको आंख बंद करके लेव वाइगोस्की के ऑप्शंस पे कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव महत्व देता है, तो और कोई नहीं, आपके मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिगसो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करेंगे? देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार कोई भी अधिगम जो स्तर है, जो दूसरा स्तर है, वह संपन्न होता है। पहला, एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया, एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, अंत्यक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव को मानसिक संरचना में जोड़ना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता कहला जाएगी। क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिगत, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है, नजमा स्वयं से कहती है। यहीं भी हमारा उत्तर दिया गया है। स्वयं से कहना, इसको क्या हम कह सकते हैं, व्यक्तिगत वार्ता ही कह सकते हैं, स्वयं से बातें करना। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पे ही आंसर हमारा दिया गया था, केवल हमें अपने मनोबल से, अपने स्मृति से उस आंसर को पहचानना था। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर उसे सहयोग भी प्रदान करना, तो संकेत देना और सहयोग भी प्रदान करना, ये क्या हो जाएगा हमारा, पाठ या ढांचा कहला जाएगा। इस पर भी लेव वाइगोस्की के अनुसार छात्र के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक अध्यापक अनुभवी सहयोगी या सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम पाठ या ढांचा कहते हैं, जिसके हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगर आपका यहाँ पे लिखा होता स्कैफोल्डिंग तो आप लोग कर लेते हैं, इंग्लिश में आप लोग ज़्यादा जानते हैं। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है पाठ या ढांचा। पाठ या ढांचा आ जाए चाहे इसके फोल्डिंग आए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को समझ गए आप सभी लोग। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को क्रैक करना, सीटेट एग्जाम को क्वालिफाइड करना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिए, समझिए और फीडबैक कीजिए कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए, प्रश्न जिसने जो समझ जाता है उत्तर को भी समझ जाता है। अब यहाँ पे जीन पियाजे जी का जिक्र हुआ है। जीन पियाजे जी की अवस्था जो है तृतीय अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 अवस्था की अवस्था है, उस अवस्था को लेकर यहाँ पे विशेषित पूछा गया है। तो उस अवस्था को ध्यान में रखें तो इसमें क्या होता है, संरक्षण और कक्षा में समावेशन, क्योंकि बच्चा 7 से लेकर 11 अवस्था की अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी पर होता है। तो इसमें जो है संरक्षण और कक्षा समावेशन जो है विशेषित होगा। इसके अकॉर्डिंग जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित जो मूल संक्रियात्मक अवस्था है वह कौन विशेषित करता है, किस व्यवहार को विशेषित करता है, संरक्षण और कक्षा समावेशन को करता है। क्योंकि इस अवस्था में बालकों द्वारा जो है 3 मानसिक निपुणताएं हासिल कर ली जाती हैं, और 3 वह मानसिक निपुणता कौन सी है? पहली अवस्था होती विचारों में विलोमता, दूसरी होती है संरक्षण, और तीसरा होता है वर्गीकरण एवं प्रत्ययों का उपयोग। 3 शब्द आए, विचारों का विलोमता आए, संरक्षण आए या वर्गीकरण आए, 3 शब्द आए तो समझ लीजिए जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था का जिक्र हुआ है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे जी की संरचना है?
तो सभी लोग जानते हैं जब भी पियाजे संरचना की बात की जाती है स्कीमा की बात की जाती है। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसर मोटर अवस्था की बात करेंगे, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसी अवस्था के 6 अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है इसको 6 अवस्था कहा गया है। ये आपने ना पढ़ा होगा लेकिन हम बता देते हैं। पहली अवस्था होती है प्रतिवर्त क्रिया अवस्था, दूसरी अवस्था होती है प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रिया अवस्था, तीसरी गौण तृतीय प्रतिक्रिया अवस्था, चौथी गौण स्कीमटा के समन्वय की अवस्था, पांचवी होती है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था और छठी होती है मानसिक संवेग संसाधनों की खोज की अवस्था। ये चीज़ें समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। आकलन का पहला, प्राथमिक मतलब क्या होता है, प्राथमिक कहते हैं ना प्राथमिक उपचार, प्राथमिक का मतलब पहला उपचार। इसी प्रकार आकलन का प्राथमिक उद्देश्य मतलब पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए आकलन करने के लिए, तो पहला उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। संबंधित जो अवधारणा हो उसके बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना ही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही दिया गया है। देखिए, बुद्धि के बारे में हम देखें तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म से समय ही निर्धारित होती है, तो यह हम कथन गलत है बुद्धि के बारे में। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग के सटीक रूप में मापा या निर्धारित किया जा सकता है, यह भी गलत है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, ये भी गलत है। तो बुद्धि बहुआयामी, ये आपने पढ़ा होगा, बहुआयामी शब्द आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल राइट दिया गया है। बुद्धि जो है बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्या है, समूह है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही होती है। देखिए, प्रश्न को आपने समझ लिया, उत्तर को आपने 50% सॉल्व कर लिया या हासिल कर लिया। देखिए, रूही क्या करती, हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती। एकाधिक मतलब होता है कोई भी समस्या हमारे पास एक है, उससे अधिक उसके जो उत्तर हैं 1 2 3 4 प्रकार से वह सोचती है। तो एकाधिक समाधान मतलब एक से अधिक समाधान उसके बारे में सोचना। तो काफ़ी समाधान जो उसके होते हैं मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो स्वाभाविक बात है सृजनात्मक विचारक की बात करेंगे। भाई, कोई भी समस्या हो उस समस्या का एक से अधिक समाधान ढूंढ लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब रूही क्या है यहाँ पे, उसके जो विचार हैं वह जो किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, सृजनात्मक विचारक का प्रदर्शन कर रही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान देखा जाए तो जो वंचित समूह है या वंचित समूह से संबंधित जो बालक बालिकाएं विद्यार्थी हैं उनके द्वारा सहभागिता अगर कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो कह नहीं सकते हैं। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार करना चाहिए, ये भी नहीं है, क्योंकि बदलाव जरूरी है। इन विद्यार्थियों ने अपनी अपेक्षाओं को कम करना है, तो ये भी आपका गलत है। अपेक्षा कम नहीं करना है, क्या करना है, अपनी शिक्षण पद्धति का विचार करना है और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना है। क्या करना है दोस्तों, अपनी जो शिक्षण पद्धति पर उस पर विचार करें और बच्चों की सहभागिता में भी सुधार करने के नए तरीके आप ढूंढिए, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप एक भावी शिक्षा की नींव है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या करना चाहिए। आपकी नियुक्त होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, क्लास टीचर होते हैं और आपके क्लास में कैसी कक्षा है, समावेशी कक्षा है। समावेशी का मतलब होता है अनेक सांस्कृतिक से बच्चे आते होते हैं, उनकी सांस्कृतिक उनकी जो मूल भाषा होती है, मातृभाषा होती है, वह अलग अलग होती है। तो एक समावेशी कक्षा है और उस कक्षा के आप अध्यापक हैं, तो आप विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के क्या करेंगे, तो आप विशिष्ट शैक्षिक जो योजनाएं होती हैं उनको सक्रिय रूप से तैयार करेंगे। क्या करेंगे, सक्रिय रूप से आप तैयार करेंगे। अगला है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं।
तो पढ़ने में विफलता होना बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हो सकता है? इसके लिए प्राथमिक लक्षण होता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैफल्य को क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया। जी हाँ, पठन वैफल्य को डिसलेक्सिया बोला जाता है। अर्थात डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, या डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों में धारा प्रवाह या पाठ पढ़ने की अक्षमता होती है। धारा प्रवाह को क्या बोलते हैं? पाठ पढ़ने की अक्षमता या धारा प्रवाह। तो दोनों चीज़ें एक है, घबराना नहीं है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, इसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो जो समावेशी शिक्षा है आरटी एक्ट 2009 जो किस पर आधारित है ये आपके, तो ये दोस्तों आपके मुख्यतः जो है व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। क्या करना है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो शिक्षा प्राप्त करने से जो अशक्त बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में शामिल कराया जा सके। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? तो जो संरचनावादी ढांचे होते हैं उनमें जो अधिगम होता है वह प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। किसका होता है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम की जो प्राथमिक रूप से क्या होता है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहभाजानुभूत या कह सकते हैं सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा जो बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका है उनको क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका है उनको क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सहजानुभूत सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि किसी विषय को 100 उदाहरण पढ़ाने के से बच्चों को उस विषय के बारे में आसानी समझ में। 100 उदाहरण मतलब उदाहरण सहित पढ़ाना। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर उदाहरण भी साथ में बताते जाइए, ठीक है? क्योंकि इसलिए इसे ही सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं। अगर आप बच्चों को 100 उदाहरण साथ पढ़ाते हैं तो इसे सहजानुभूत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? कोई भी छात्र केंद्रित अगर शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या विशेषता हो सकती है? उसकी विशेषता है कि बच्चों में अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के जो सीखते हैं उनको प्रमुखता देना ही छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का बेस्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या है? तो संवेग और जो संज्ञान है वह एक दूसरे में सन्निहित है। अब देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना, संवेग और संज्ञान एक दूसरे पर अवलंबन होंगे, क्योंकि संवेगों का नियंत्रण संज्ञान से होता है और वही संज्ञान बिना संवेगों के असंभव है। संवेगों का नियंत्रण किससे होता है? संज्ञान से होता है, इसलिए आपका सन्निहित होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, यह गलत है। अधिगम यंत्रवंत याद करने की प्रक्रिया है, यह भी गलत दिया गया है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, यह भी गलत है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा जो है ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? एक सक्रिय विनियोजन। विनियोजन शब्द आए तो समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि संरचनावाद में यह कहा गया है कि मनोविज्ञान जो चेतन है अनुभूतियों के अध्ययन का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों को अध्ययन का विज्ञान कहा गया है, इसलिए इसमें व्यक्ति अपनी जो है मनोदशा और स्वयं अध्ययन करता है। इसलिए अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया इज द राइट आंसर। दोस्तों, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं? अगर आप विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देंगे और गैर उदाहरण देंगे, गैर मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, जब भी शिक्षक द्वारा उदाहरण सहित विषय की व्याख्या करने से क्या होता है, बच्चों में उस विषय की सही उदाहरणा बनाने का क्या है, एक प्रोत्साहन मिलता है, एक पॉजिटिव मिलता है।
इसलिए अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तो गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होगा कि उदाहरणात्मक जो परिवर्तन होंगे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका माना जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं और भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो इस प्रश्न को समझ लीजिएगा कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में अगर भागीदारी करने के लिए लगातार अगर उसमें पुरस्कार दे रहे हैं, दंड का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पर बच्चों के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, इस पर बच्चों के अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका रीजन बताते हैं। देखिए दोस्तों, अधिगम गतिविधियों में लगातार पुरस्कार दंड देने से बच्चों में प्रेरणा शक्ति और दंड का डर दोनों समाप्त हो जाता है। अगर लगातार वही चीज़ करे होंगे, ठीक है, प्रेरणा भी समाप्त हो जाता है और दंड का डर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक रुचि जिज्ञासा कम होने लगती है। तो रीजन आपने समझ लिया। बात करेंगे अगले प्रश्न। दोस्तों, इनमें से कौन सी प्रथाएं या सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी। ऐसी प्रथा बताइए जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हो। इसके लिए देखिए, आपका जो है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण होगा, इसके बाद सतत और समग्र मूल्यांकन होगा और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन होगा। शारीरिक दंड को छोड़कर आपके तीनों सही, अर्थात हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन 2, 3 एंड 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। आप स्वयं सोचिए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके सामने एक जटिल अवधारणा आई और उस जटिल अवधारणाओं को समझ जो है आप बच्चों में किस प्रकार से सहजता से बता सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो वह दोस्तों अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध करा के सहज कर सकते हैं। तो शिक्षक बच्चों की जो जटिल अवधारणाएं होती हैं उनको समझ को किस प्रकार सरलता करेंगे, तो अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उनको दिया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका जो है बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो वह दोस्तों आपके बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए, अगर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों को अवसर दिया जाए, प्रोत्साहन देना, अवसर देना, ये कहीं भी शब्द आए तो वो आपके अपने आप में पेडागॉजी माना जाता है। उस शब्द को पहचानना है, उस लाइन को पहचान लेना है। अगला है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। देखिए, शारीरिक विकास और वृद्धि की बात करें, वो भी तीव्र गति से घटना की बात करें तो वह शैशवावस्था से लेकर प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। इसमें जो है शारीरिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से घटित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही बात है। विकास परिवर्त होता है, ये भी सही बात है। विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के प्रभावित होता है, ये भी सही बात है। लेकिन विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। ये देखिए, विकास सार्वभौमिक की बात कर रहे हैं लेकिन ये सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित नहीं करता, यह गलत है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती है। इसलिए आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों ही विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसे सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करेगा, और ऑप्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए यह सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है। हमारे और आप में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसमें प्राथमिक जो कारण होता है वह होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल जो पारस्परिक क्रिया होती है। हमारे और आप में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसका प्राथमिक यानी पहला कारण क्या है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। और तीसरा प्रश्न है अंतिम इस पेपर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है। देखिए, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण हमारा होगा विद्यालय और मीडिया, या किसी भी बालक के लिए परिवार, आस पड़ोस, मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन होता है, बालक का परिवार, आस पड़ोस और मीडिया, ये समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था होगी।
और विद्यालय हमारा कौन सा होता है, वह द्वितीयक अवस्था में होता है। तो ये दोनों चीज़ों को समझ लेना है। और आई होप सभी लोग 30 में से कितना स्कोर किया आपने, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और सारे प्रीवियस पेपर हम करने वाले हैं, इस टीटी फैमिली से जुड़ जाइएगा, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा और इस बार सीटेट एग्ज़ाम को फतेह कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगले पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।